Hello everyone. Today we are going to discuss about elasticity of demand. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताता है कि जब प्राइस में चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है और वो चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें एक डायरेक्शन बताता था कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज होता है, किस डायरेक्शन में चेंज होता है, जो हमें बताता था कि नेगेटिव चेंज होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि वो चेंज जो होता है, नेगेटिव चेंज, वो कितना चेंज होता है। तो ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि बाय हाउ मच, यानी कि जो प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है वो कितना चेंज होता है, ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे निकालते हैं कि हमारे प्राइस में हम चेंज करें तो कितने परसेंट चेंज करने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है। तो ये निकालने का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, यानी इलास्टिसिटी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है उस गुड्स का, या उसकी रिलेटिव गुड्स का प्राइस हो सकता है, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, या फिर जो कंज्यूमर की इनकम है। इन सब के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करती है। तो अगर इन सब में चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताता है कि वो चेंज कितना है, हाउ मच चेंज। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है कि किसी एक वेरिएबल में चेंज करने से हमारे प्राइस में कितना, हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो ये 3 टाइप की है। सबसे पहले है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमें बताती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो रहा है तो उस चेंज से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। इनकम इलास्टिसिटी हमें बताती है कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है तो उस चेंज के वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में वो कितना चेंज कर रहा है। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी, ये रिलेटिव गुड्स से रिलेटेड होता है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट के जो भी रिलेटेड गुड्स हैं उन रिलेटेड गुड्स के प्राइस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो चेंज कितना है। तो ये हमें बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें 2 टाइप की गुड्स होती हैं रिलेटिव गुड्स में, एक होती है सब्सटीट्यूट गुड और सेकंड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब डिस्कस करेंगे हम इनको डिटेल में। फर्स्ट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ये हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में 1% चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। इसको हम डिनोट करते हैं EP से, यानी कि इलास्टिसिटी, P मतलब प्राइस, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू जो उसका ओरिजिनल प्राइस है और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस क्या है, फिर हम देखेंगे कि उस प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी, फिर एक जब हमारे प्राइस में चेंज होगा तो एक नया प्राइस आएगा, तो हम ये देखेंगे हमारे प्राइस में कितना चेंज हुआ है और उसके चेंज की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो फिर उसकी वो सारी वैल्यू पुट करके हम यहाँ से इलास्टिसिटी निकाल लेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी। इसके बाद ये फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है EP इज इक्वल टू डेल्टा Q, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा P, यानी कि प्रोडक्ट के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, इनटू P बाय Q। P मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है, जो इनिशियल प्राइस था, और डिवाइडेड बाय Q। Q मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। और जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हम प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज होता है वो नेगेटिव चेंज होता है, क्योंकि ये इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसलिए इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आती है।
उसके बाद है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो हमारी डिमांड में चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, उसकी डिग्री क्या है, वो चेंज कितना है। तो ये 5 टाइप की डिग्री हो सकती हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी हो सकती है जीरो। जीरो का मतलब है कि हम प्राइस में चाहे कितना भी चेंज कर ले, हमारी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यानी जीरो इलास्टिक, हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक मतलब परफेक्ट, हम इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। इलास्टिक का मतलब भी क्या होता है, यानी कोई चेंज होना, लेकिन इसमें डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें इलास्टिसिटी जीरो है। एक है इलास्टिसिटी इन्फिनिटी भी हो सकती है। इन्फिनिटी कैसे, अगर प्राइस में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे, लेकिन उससे प्राइस में चेंज करने के बिना ही हमारी डिमांड में चेंज हो रहा है, और वो इनफाइनाइट चेंज है, वो कितना भी चेंज हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। थर्ड है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट मतलब 1, यानी कि जितना चेंज हम प्राइस में करें उतना ही चेंज हमारी डिमांड में हो रहा है। जैसे अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को 10% से इंक्रीज़ कर दें, तो उसकी वजह से हमारी डिमांड पे भी 10% ही इम्पैक्ट होएगा, यानी कि हमारी डिमांड 10% से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें हमारी इलास्टिसिटी आती है 1। नेक्स्ट है मोर देन यूनिट, यानी कि इसमें हमारी जो इलास्टिसिटी आती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अपने प्राइस में जो भी चेंज करें, तो जितना चेंज हम प्राइस में करें उससे ज़्यादा चेंज हमारी डिमांड में हो रहा है, तो यानी कि ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट है इसकी अपोजिट, यानी कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने प्राइस को 10% इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन डिमांड में जो चेंज हुआ है वो सिर्फ 5% डिक्रीज़ हुई है, तो इसको हम बोलेंगे लेस देन यूनिट। ये इसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड। अब सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक, तो यानी कि हम इसमें जैसे डायग्राम में है कि एक्स एक्सिस पे हमने ले रखी है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है। अब प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन उससे हमारी डिमांड में चेंज हो रहा है। जैसे ये हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है, ये कांस्टेंट है इस लाइन पे, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस 4 है, और इसी सेम प्राइस पे हमारी डिमांड एक बार तो 10 है और उसके बाद हमारी डिमांड 30 है, यानी कि डिमांड यहाँ से यहाँ जा रही है या यहाँ, यानी कि डिमांड चेंज हो रही है लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसके बाद है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड इन इलास्टिक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इसमें क्या है कि हमारी डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है। देखो जैसे यहाँ पे प्राइस, हमने प्राइस प्रोडक्ट का पहले 2 है, उसके बाद हमने प्राइस 4 कर दिया, फिर प्राइस 6 कर दिया, लेकिन हमारी डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है, वो यहाँ पे 4 पे ही है, और हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, पहले 2 था, 4 था, 6 था। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हम चाहे प्राइस में कितना भी चेंज कर दें। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या था, दोनों में चेंज जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। जैसे ये हमारी डिमांड कर्व है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस पहले यहाँ था, प्राइस ये था, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे थी। अब हमने प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया, तो जितना हमने प्राइस को डिक्रीज़ किया है सेम अमाउंट से हमारी, यानी कि सेम परसेंटेज से हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो यानी कि ये वाला डिक्रीज़ और ये वाला इंक्रीज इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी आती है वो इज इक्वल टू 1 होती है। और जो ये डिमांड कर्व है ये ऐसे कन्वेक्स शेप में बन रही है, इस डिमांड कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद आती है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इसमें जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक है। कितनी इलास्टिक है, ग्रेटर देन यूनिटरी, मतलब ग्रेटर देन 1 है। यानी कि हम जो हमारे, जैसे ये प्राइस था इनिशियल प्राइस, और इस प्राइस पे हमारी डिमांड थी m पॉइंट पे। अगर हमने अपने प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया तो प्राइस हमने कम डिक्रीज़ किया, लेकिन जो प्रोडक्ट की डिमांड में जो इंक्रीज़ हुआ है वो प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है।
तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन 1। ओके, उसके बाद आता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि जो हमारी डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो लेस देन यूनिटरी यानी कि 1 से कम है। यानी हम प्राइस में तो ज़्यादा चेंज करें, जैसे पहले हमारा प्राइस था P, उस पर हमारी डिमांड थी M, अब हमने प्राइस को रिड्यूस कर दिया P से T तक, तो प्राइस में हमने ज़्यादा चेंज किया, लेकिन उससे हमारी डिमांड में जो चेंज हुआ ये वाला M से N, तो ये वाला चेंज कम है। यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज करने से डिमांड में कम चेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, उसके बाद है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी डिमांड कर्व होती है, जैसे ये हमारी डिमांड कर्व है, तो हमने अगर जिस भी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो वो उस पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। तो हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। इसमें क्या है, यानी कि हम हमारे पास जो डिमांड कर्व हम उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं कि इस पॉइंट पे डिमांड कितनी इलास्टिक है। किसी पॉइंट पे वो 0 भी होगी, किसी पॉइंट पे 1 भी होगी, इन्फिनिटी भी, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, मतलब सभी सिचुएशन आते हैं एक डिमांड कर्व पे। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये वाला जो हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिस डिमांड कर्व पे, वो पॉइंट जहाँ पर हमें निकालना है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ये इसमें थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों लोअर सेगमेंट तो ऊपर आता है और नीचे आता है अपर सेगमेंट, यानी कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब जैसे हमें अगर पॉइंट इलास्टिसिटी निकालनी है पॉइंट P पर, जैसे हम अज्यूम करते हैं कि पॉइंट P हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर अगर इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम करेंगे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट हमारा ये वाला हो गया PN, यहाँ पे आएगा PN, और अपर सेगमेंट कौन सा हो गया PM, ये वाला हो गया हमारा अपर सेगमेंट। अगर ये P मिड पॉइंट था तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि जब इक्वल तो ये कैंसिल हो जाएंगे और कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी 1। उसके बाद अगर हम किसी अदर पॉइंट पर निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं A पॉइंट पर हमारी पॉइंट इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो हमारा लोअर सेगमेंट कौन सा, ये वाला AN तक, तो ऊपर आएगा AN लोअर सेगमेंट और डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट है हमारा AM, तो AM। तो हम अगर ये देखें कि इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है, तो AN बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम जब इनको कैंसिल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है पॉइंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम N पॉइंट पर निकालते हैं कि हमारे N पॉइंट पर पॉइंट इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले हम लेंगे लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट यानी कि N से N, तो N से N तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो लोअर सेगमेंट हमारा हो गया 0 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो अपर सेगमेंट है हमारा N से लेकर M तक, ये वाला पूरा अपर सेगमेंट है, तो हमारा अपर सेगमेंट हो गया NM। तो जब 0 डिवाइडेड बाय NM करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि इस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी होगी 0। ओके, तो ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि हमें एक आर्क दे रखी है, ये वाली हमारी डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है। अब व्हेन इलास्टिसिटी टू बी फाउंड बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि जब हमें 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी है। जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या था, हमें डिमांड कर्व के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं।
जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है, हमें इन दोनों पे निकालनी है कि इन दोनों पे इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो इस टाइम पर हम यूज़ करते हैं आर्क इलास्टिसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। अब Q1 तो क्या होता है, यानी कि Q मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, 1 मतलब जो हमारी ओरिजिनल थी, जैसे यहाँ पे थी हमारी पहले क्वांटिटी डिमांडेड, फिर उसके बाद हमारी डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो ओरिजिनल थी हमारी स्टार्टिंग में, और Q2 यानी कि जो हमारी नई क्वांटिटी डिमांडेड आई है। तो पहले लेंगे इनका डिफरेंस और डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 और मल्टीप्लाई करेंगे P1 प्लस P2। P1 क्या है, जो हमारा इनिशियल प्राइस था, जैसे इस इनिशियल प्राइस पे हमारी डिमांड थी Q1, उसके बाद हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो P2 Q2, तो इस प्राइस पे हमारी डिमांड ये है, तो ये हमारा हो गया न्यू प्राइस, तो इसको मिलेंगे P2 और P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2, ये होता है हमारा आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले में जो भी हमारा ओरिजिनल प्राइस होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर इनमें कितना चेंज हुआ है, अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी आ जाती है। नेक्स्ट इसमें ये एग्जांपल ले रखा है, जैसे सपोज करते हैं कि हमारा प्राइस जो था पहले था, हमारा इनिशियल प्राइस था 500, उसके बाद हमारा प्राइस, और उस प्राइस पे हमारी क्वांटिटी डिमांड थी 100, उसके बाद हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो गया 500 से हो गया 400, और इस प्राइस पे हमारी डिमांड, अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो हमें लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होएगी, तो ये 100 से 150 आ गई, यानी कि इंक्रीज़ होगी। हाँ, मतलब प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर रहा है ना। उसके बाद इलास्टिसिटी हम कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q2, जो हमने फॉर्मूला देखा था। Q1 हमारा क्या था, ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ये वाला था हमारा, सॉरी Q1 क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 माइनस Q2, यानी कि जो हमारी नई क्वांटिटी आई है चेंज होके, ये है 150, तो 100 माइनस 150 करेंगे तो हमारा आएगा -50 और डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, यानी कि 100 प्लस 150 अगर करते हैं तो हमारा आता 250। उसके बाद P1 प्लस P2, तो इनको हम प्लस करेंगे तो आएगा 900। उसके बाद अगर माइनस करेंगे P1 माइनस P2 तो आएगा 500 माइनस 400, यानी कि 100। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई है, 1.8। तो ये 1.8 कैसी आएगी, माइनस आएगी, -1.8, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है, तो हमें ये पता है पहले से कि प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, तो इसके आगे हम माइनस लगा भी सकते हैं और नहीं भी, और लगा दे तो सही है, क्योंकि जो हमारी इन डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन है वो नेगेटिव है, तो इससे शो होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा हमारी नेगेटिव आती है। उसके बाद है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का मेथड है। ये मेथड दिया था हमें डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल ने। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि हम ये देखते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं तो उस पर हम टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि हमारी रेवेन्यू का कितना पार्ट हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो उस एक्सपेंडिचर के बेस पे हम निकालते हैं कि किसी भी प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी हम एक्सपेंडिचर के बेस पे निकालते हैं। जैसे इसमें हमें दे रखे हैं 5 सिचुएशन हो सकती हैं। सबसे पहले तो क्या है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जब कभी भी नेगेटिव रिलेशन होगा इनके बीच में, प्राइस के और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो हमारी इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। और थर्ड में हम देखते हैं कि जैसे देखो प्राइस में अगर इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इनमें जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो हमारी इलास्टिसिटी आती है लेस देन 1, इस फॉर्मूले के इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, अब थर्ड है कि अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जैसे हमारा प्राइस था सेम है, अगर हम प्राइस कुछ भी लेते हैं तो हमारी डिमांड अनचेंज रहती है। जैसे सपोज करो हमारा प्राइस पहले 100 था लेकिन हमारी डिमांड थी 50,
और अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया 100 से 200 कर दिया, उसके बाद भी हमारी प्रोडक्ट की डिमांड 50 ही है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम यानी कि सॉरी एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। जैसे 100 था, मान लो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा था 200, और अगर हमने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 200 ही है, यानी कि इलास्टिसिटी क्या होगी इसमें 1। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है, तो हमारे प्रोडक्ट का जैसे जितना प्राइस है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि जैसे कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस अगर 50 था और हमने उसी वो वाले प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट परचेज करें हैं, तो 50 इंटू 2 यानी कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 100 होएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर निकलता है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1, और अगर इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इलास्टिसिटी है लेस देन 1। और अगर प्राइस में हम कोई चेंज करें उसकी वजह से हमारे एक्सपेंडिचर अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है 1 के इक्वल। ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम ये शो करता है, जैसे ये हमारी डिमांड कर्व है, ये मैं बता रही है कि कितने, मतलब डिमांड कर्व, ये हमारी जो कर्व है ये हमें बता रही है कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग हमारी इलास्टिसिटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर, ये एक्स एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर है, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। देखो जैसे इस पॉइंट पे जो कर्व का जो ये वाला पार्ट है, इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है। तो हमने देखा था कि जो नेगेटिव स्लोप होती है, जब नेगेटिव होती है तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है ग्रेटर देन 1, यानी कि जब नेगेटिव रिलेशन था प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में, इसमें हम क्या कर रहे थे, अगर प्राइस को हम बढ़ा रहे थे तो हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा था, और अगर प्राइस को हम डिक्रीज़ कर रहे थे तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा था, यानी कि नेगेटिव रिलेशन था हमारे प्राइस में और एक्सपेंडिचर में, तो हमारी इलास्टिसिटी आई ग्रेटर देन 1। सेकेंड पॉइंट क्या था, जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि हम प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे, हमारा प्राइस सेम है और उस सेम पॉइंट पे हमारा एक्सपेंडिचर भी सेम है इस वाली कर्व पे, यानी कि प्राइस में चेंज होने से हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहता है। तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितनी थी यहाँ पे 1। उसके बाद थर्ड ये वाला पार्ट, अब इस पार्ट से हम देख रहे हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यहाँ पे कितनी होती है लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों होती है, हमने पीछे देखा था कि जब हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी कि हम प्राइस को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इनमें जो रिलेशन है वो सेम रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब रिलेशन पॉजिटिव होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है लेस देन 1। ओके, उसके बाद है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक जो हमने देखा वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट की, जो किसी भी कंज्यूमर की इनकम है, इनकम में चेंज होने से वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज कर रहा है, वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज हो रहा है और उस चेंज की वजह से वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम डिनोट करते हैं EY से, Y मतलब इनकम। तो इकोनॉमिक्स में हम इनकम को जैसे Y से शो करते हैं ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम EY से शो करते हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था, उसमें भी 5 डिग्री होती थी। पॉजिटिव प्राइस मतलब उसमें था कि एक तो होती थी यूनिटरी, एक होती थी इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी की भी कुछ डिग्री हैं। इसमें 3 टाइप की डिग्री होती हैं।
इसमें हम लेते हैं कि या तो पॉजिटिव होएगी, नेगेटिव होएगी या फिर जीरो होएगी। यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जब हमारी इनकम में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो हमारे डिमांड में चेंज हो रहा है वो चेंज पॉजिटिवली रिलेटेड है। यानी कि अगर सपोज करो हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो वो है पॉजिटिव। नेगेटिव है कि अगर इनकम को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है। ये किस केस में होता है? गिवन गुड्स के केस में ऐसा होता है। उसके बाद है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी कर लें तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि चाहे हमारी इनकम बढ़े या इनकम कम हो, उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है वो चेंज कांस्टेंट होता है, यानी कि कोई चेंज होता ही नहीं। ये किस केस में होता है? नेसेसिटी की जो गुड्स होती हैं, जैसे कि नमक है, तो उस केस में क्या होएगा? हमारी इनकम चाहे कितनी भी हो, चाहे हम इनकम को इंक्रीज़ करें चाहे इनकम हमारी डिक्रीज़ हो जाए, तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये होता है नेसेसिटी के केस में जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पॉजिटिव के फर्दर 3 पार्ट आते हैं, यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या है? वही कि जो चेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है। यानी कि अगर हमारी इनकम 10% से इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी 10% से इंक्रीज़ होगी, वो है यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी यानी कि जो हमारी इनकम में जो चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में हमारी डिमांड में कम चेंज हो रहा है। लेस देन यूनिटरी मतलब लेस चेंज हो रहा है डिमांड में। जैसे सपोज करो जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम 10% से इंक्रीज़ होगी लेकिन उसने प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ 8% से इंक्रीज़ करी है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड 8% से इंक्रीज़ हुई है और इनकम 10% से इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे। मोर देन यूनिटरी क्या होता है? जब हम इनकम में कोई भी चेंज हो रहा है और उसकी वजह से हमारी डिमांड में रिलेटिवली ज़्यादा चेंज हो रहा है। जैसे इनकम मान लो हमारी 20% इंक्रीज़ हो रही है और उसकी वजह से हम डिमांड में जो चेंज करें वो हम 30% कर रहे हैं, तो यानी कि 20 से 30 ज़्यादा है, तो जितना इनकम में चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में हमारी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, उसके बाद आता है, अब यही डिफाइन कर रखे हैं जैसे हमने पहले देखा था पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम यहाँ देखते हैं पॉजिटिव में क्या। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारी कर्व कैसे बनती है? देखो ये पॉजिटिवली यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, हम ऊपर की साइड जा रही है हमारी कर्व। जैसे हमारी इनकम है, सपोज करते हैं हमारी इनकम पहले थी बी पॉइंट पे, उसके बाद इनकम हो गई हमारी ए पॉइंट पे, यानी कि हमारी इनकम इतने से इंक्रीज़ होगी। तो इनकम में इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब डिमांड में, इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन है। तो इस पॉजिटिव रिलेशन की वजह से जो हमारी कर्व है वो भी पॉजिटिवली अपवर्ड जा रही है। ठीक है, तो पॉजिटिवली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? अगर हम इनकम में चेंज करें तो उससे हमारी डिमांड में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और ये पॉजिटिव चेंज किस केस में होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ होने से हम प्रोडक्ट की डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है? हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, यानी कि जो हमारी इनकम में जो चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है ये दोनों नेगेटिवली रिलेटेड हैं। जैसे सपोज करो हमारी इनकम पहले 20 थी, अब वो 20 से हमारी इनकम 10 होगी, उसकी वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हुई है। जब इनकम 20 थी तो हमारी डिमांड थी 2, और अगर इनकम हमारी 10 होगी तो हम डिमांड कर रहे हैं 4 प्रोडक्ट की। यानी कि इनकम कम होने से हम डिमांड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें नेगेटिव रिलेशन है। तो हमारी जो कर्व बनेगी वो भी नेगेटिव स्लोप होगी उसकी। और नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किस केस में होती है? गिवन गुड्स के केस में। हमने पहले भी देखा था कि गिवन गुड्स के केस में ऐसा होता है कि इनकम में चेंज होने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है वो नेगेटिव चेंज होता है। कि उसके बाद आता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका क्या मतलब है कि हम इनकम में चेंज कर रहे हैं। जैसे हमारी इनकम पहले 20 थी, अब हमारी इनकम डिक्रीज़ होगी, 10 होगी, 20 से 10 होगी,
लेकिन हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये कर्व हमारी यहीं पे है, जो डिमांड है हमारी वो 4 प्रोडक्ट की हम कर रहे हैं। जैसे हम अगर इनकम को यहाँ पे कर देते तो भी हमारी डिमांड इसी पॉइंट पे रहती है। अगर इनकम को डिक्रीज़ करें तो भी हमारी डिमांड यहीं पे, यानी कि हमारी डिमांड कांस्टेंट है इनकम के चेंज होने की वजह से। और ऐसा किस केस में होता है? नेसेसिटी के जो गुड्स होती हैं, जैसे कि ऑयल है, सोल्ट है, तो इस केस में हमारी इनकम चाहे कितनी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, हम जो ये चीज़ है इनकी हम कंजम्पशन डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करते, ये कंजम्पशन हमारी कांस्टेंट रहती है तो हम डिमांड भी कांस्टेंट करते हैं इस प्रोडक्ट की। उसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब निकालते हैं हम? जब हमारे रिलेटिव गुड्स के प्राइस में चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेटिव गुड्स कौन सी होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी सब्सटीट्यूट गुड्स और सेकंड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स कैसे कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम उसके प्लेस पे दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, हम एक के प्लेस पे दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जब हम किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ करें हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमें सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, ये कंपल्सन है। तो अगर हम 2 प्रोडक्ट को एक साथ यूज़ करें, अगर हम डिमांड करें तो दोनों की एक साथ डिमांड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, तो इसमें होता है, इससे पहले होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जब एक प्रोडक्ट के प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो सेम चेंज, मतलब सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में। जैसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में था, अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही थी तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा था। जब इनकम इंक्रीज़ हो रही थी तो हम क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज़ कर रहे थे। तो ऐसा यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर रिलेटिव गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है, अगर मान लो वहाँ पे पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जैसे हमारा प्राइस पहले P था, अब हमारा प्राइस हो गया P1, यानी कि हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो इसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। पहले हमारी डिमांड P से Q थी, तो अब प्राइस जब कि P1 हो गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांड Q1 होगी। तो यानी कि हमारी डिमांड चेंज हुई है, तो वो चेंज हुई है पॉजिटिवली, यानी कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांड भी उतनी ही चेंज हुई है। यानी ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिवली जा रही है, ये अप हो रहा है तो ये भी अप हो रही है। तो ये जो हमारी डिमांड कर होती है इसका पॉजिटिव स्लोप होती है। ये किस केस में होती है? सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में। जैसे टी और कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो कॉफ़ी के जो कंज्यूमर थे वो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से टी की साइड वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यानी कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है कॉफ़ी के प्राइस में और टी की क्वांटिटी डिमांड में। उसके बाद है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ये किस केस में होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड का और बटर का। तो हमें ये दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए, ब्रेड और बटर। तो अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस मान लो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंज होएगा और वो चेंज इन्वर्सली चेंज होएगा। यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होएगी। जैसे यहाँ पे प्राइस हमारा पहले P था, P पे हम डिमांड कर रहे थे Q प्रोडक्ट की, अब हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया P1, उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी। पहले Q थी अब Q1 होगी, यानी कि इनमें जो चेंज हुआ वो नेगेटिव चेंज हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इस जो हमारी कर्व है, कर्व का स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इनमें रिलेशन नेगेटिव है। उसके बाद है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हम एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज कर रहे हैं और उससे जो कि कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। और ये ऐसे केस में होता है जब 2 गुड्स वो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, हम एक व्हीट ले सकते हैं
और सेकंड हम ले सकते हैं शूज़। सपोज़ करो हमारे जो वीट है, वीट का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से शूज़ पे क्या इम्पैक्ट होएगा, वीट का और शूज़ का तो कोई रिलेशन नहीं आपस में, तो यानी कि शूज़ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होएगा, तो इसको हम बोलते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि वो गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, नॉट रिलेटेड। ओके।